What are these real numbers? The real number is denoted by R. Real number, and it consists of rational and irrational numbers. That is, R is equal to Q plus R by Q. ये Q जो है रेशनल नंबर को डिनोट करता है और ये इरेशनल नंबर को डिनोट करता है। रेशनल नंबर क्या होता है? The numbers in the form of P by Q, where P, Q are integers. P, Q are integers such that HCF of P and Q is 1. Q is not equal to 0. तो हम कहेंगे इरेशनल। पहचानेंगे कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि रेशनल है कि नहीं रेशनल है? या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब कुछ पॉइंट्स के बाद वो ज़ीरो हो जाए, जैसे 0.56, 2.08 एक्सेट्रा, या फिर रिपीटिंग हो जाए। रिपीटिंग के लिए जैसे 0.25 बार, तो 0.25, 25, 25 ऐसे तो चलता रहेगा, तो इसको रिपीटिंग कहते हैं। लेकिन ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो इरेशनल हो जाएगा। neither terminating nor repeating। जैसे 22/7, इसका वैल्यू जो अगर आप डिवाइड करेंगे 22/7, 7 3 21, 0.0797, 3 7 4 28, 40। तो हम देखेंगे कि पाई को हम लोग कहते हैं कि ये 22/7 के बराबर होता है ना, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई इज़ इरेशनल नंबर। क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, मतलब वैल्यू इसका बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे अगर √2 निकालेंगे, एग्जांपल में √2 ले लें, तो √2 के लिए क्या है 2.000000। √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 16 4 2 8 9, ये 4 0 0 0 8 2 1 4 8 2 9 तो अगर ऐसे हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। √2 इज
एन इरेशनल नंबर। इसी तरीके से √3, √5, √7 भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। जब रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं तो वो रियल नंबर्स कहलाने लगता है। अब हम आते हैं कि यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनका लेमा है, मतलब ये बात सत्य है, हमको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है यूक्लिड्स लेमा को। मतलब बहुत खोज के इनको ये चीज़ मिला। अगर ए बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है देन तो ऐसा नंबर लिस्ट क्यू और आर जो कि रियल नंबर है, such that A is equal to BQ plus R, जिसे A जो है A को हम B से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कोसेंट आ रहा है और ये R आ रहा है, इसीलिए हम लोग लिख ले रहे हैं A is equal to BQ plus R। जहाँ पे जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, या तो बड़ा रहेगा या तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा ही छोटा रहेगा B से, जिससे डिवीज़न हो रहा है उससे तो हमेशा छोटा रहेगा, तभी डिवीज़न नहीं होता है। तो ये यूक्लिड्स लेमा था। अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम आता है, मतलब यूक्लिड्स एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो फाइंड दी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मान लो हमें फाइंड करना है HCF टू फाइंड HCF ऑफ A एंड B, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, मतलब A को B से डिवाइड करेंगे और BQ प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R, R इज़ लेस देन B, इस फॉर्म में लिखेंगे। इफ़ R इज़ 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया देन HCF ऑफ A एंड B, तो हमेशा ही जिससे डिवाइड हो रहा है वही हो जाएगा। हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड हो रहा है वही हो गया, तो B के बराबर हो गया। स्टेप 2, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 के बराबर नहीं है देन we apply Euclid's algorithm to B and R, तो मतलब B को डिवाइड करने लगेंगे हम R से, मान लेते हैं Q1 इसका कोसेंट आता है और R1 इज रिमाइंडर। इफ R1 इज 0 देन R इज HCF, अब जो है R ही हो जाएगा, HCF हो जाएगा A B का। लेकिन इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन
स्टेप 3 R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है अप्लाई कर देंगे R और R1 पे, जैसे ऊपर की वैसे। डिवीज़न के थ्रू भी कर सकते हैं इसको बहुत ईज़िली। तो डिफरेंस क्या था, यूक्लिड्स लेमा जो है वो एक सत्य बात है जो बहुत खोजने को मिला, और यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है एक मेथड है जिसके मदद से हम HCF निकाल पाते हैं बहुत ही आसानी से। इसको हम लोग डिवीज़न के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देख डिवीज़न फॉर्म में ए को मान लो ए था, ए को बी से डिवाइड किया, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है। मान लो आर 0 नहीं हो रहा है तो अब आर से डिवाइड करना पड़ेगा बी को, और Q1 फिर क्वोशिएंट आ रहा है और R1 आ रहा है। मान लो R1 0 नहीं हो रहा है तो R1 से फिर हम डिवाइड करने लगेंगे, R1 से फिर डिवाइड करने लगेंगे B को। मतलब एल्गोरिथम फिर B और R पे चला गया, R1 से फिर डिवाइड करने लगेंगे R को, नॉट B को। मतलब यहाँ पे जो है उससे डिवाइड करने लगते हैं, तो मतलब R से फिर डिवाइड करने लगेंगे। तो ये डिवीज़न फॉर्म होता है। अब कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं। HCF हमें निकालना है 256 का 3 से, तो 256 3 इजा 24 माइनस 6 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 से यहाँ पे जो 3 है 3 को डिवाइड करेंगे, तो 1 3 जा 3, देन जो ये आ गया HCF, मतलब कि जो कॉमन फैक्टर आ गया 1 और 3 का 1, वही जो होगा HCF है। 256 3 ये 1 के बराबर होगा। सो सिंपल। और जो एल्गोरिथम है वो डायरेक्ट किसी चीज़ को दिखा दे रहा है, जैसे दिखा कैसे रहा, 256 इज इक्वल टू 3 इंटू 85 प्लस रिमाइंडर क्या था 1। फिर अब अप्लाई कर दे रहे हैं 3 और 1 के एल्गोरिथम, तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब जो 1 है जिससे डिवीज़न कर पा रहे हैं, जो मतलब फैक्टर हो रहा है, तो 1 जो हो जाएगा ये HCF हो जाएगा। कोई भी नंबर है वो, अभी क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं so that every positive even
integer of the form 2q and that of even every positive odd integer of the form 2q plus 1 where q is some integers. मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि so that 2q is always even and 2q plus 1 is always odd. तो हम इसको प्रूफ करके ऐसे लिखेंगे मान लेते हैं जो नंबर है वो 2q प्लस r के बराबर है ना। मेरा नंबर a है, लेट जो नंबर a है वो 2q प्लस r के बराबर है। तो r क्या क्या हो सकता है, तो हमेशा 0 के बराबर रहेगा या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड हो रहा है तो उसे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि a को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और q कोशेंट आ रहा है, r रिमाइंडर आ रहा है, तो जो r है वो हमेशा 2 से तो कम ही रहेगा, 2 से कम रहेगा लेकिन 0 से और उसके बराबर नहीं हो सकता है। मतलब देन r कैन बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और 1 ही हो सकता है क्योंकि 2 से हमेशा कम रहेगा, 0 और 1। तो अब अगर इस नंबर में हम रखें r तो a क्या आ जाएगा 2q प्लस 0, a इज़ इक्वल टू 2q। अगर a इज़ इक्वल टू 2q है तो मतलब ये इवन नंबर होगा हमेशा, लेकिन अगर इफ r इज़ इक्वल टू 1 तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। ये इवन नंबर नहीं है, इज़ नॉट इवन, क्योंकि 2 कॉमन लेके हम हमेशा 2 से डिविजिबल नहीं है नंबर। जो नंबर 2 से हमेशा डिविजिबल हो उसके फैक्टर में 2 आए तो हम कहेंगे वो इवन नंबर है, लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये इवन नहीं है, इज़ नॉट इवन। इवन नहीं है तो कोई भी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, इंटीजर होगा, देन इट्स ऑड इंटीजर। तो ये जो इंटीजर है हमेशा ऑड इंटीजर कहलाएगा। हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं।